इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन बड़ा ही दिलचस्प है। हम भारत के एक बेहद खास भूभाग यानी बिहार की पूरी भौगोलिक एनाटॉमी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, कोई समंदर नहीं है इसके आसपास, फिर भी एक करोड़ों जिंदगियों का आधार है। तो आइए इसके भूगोल के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि जमीन की ये बनावट कैसे इतने बड़े जनसमूह को पालती है। अच्छा, तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे परिदृश्य को ऊपर से नीचे की तरफ समझेंगे। शुरुआत करेंगे द ग्रेट ज्योग्राफिक पैराडॉक्स से, फिर बात करेंगे क्लाइमेट ब्रिज की, उसके बाद नॉर्दर्न क्राउन, फिर विशाल गंगा के हृदय और आखिर में सदर्न एंकर यानी इसके दक्षिणी छोर को गहराई से देखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, महान भौगोलिक विरोधाभास। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा इलाका जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, जिसे समंदर का कोई किनारा नहीं मिला, वो आखिर पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी को कैसे सपोर्ट कर लेता है ना? ये एक बहुत बड़ा रहस्य। दरअसल इसका जवाब आपको अर्थशास्त्र के आंकड़ों में नहीं, बल्कि खुद इस जमीन की एनाटॉमी और इसकी बनावट में मिलेगा। हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.86% है। मतलब कुल मिलाकर 94,163 वर्ग किलोमीटर का दायरा। लेकिन यहाँ जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है कि ये साफ तौर पर इस जमीन की असाधारण उर्वरता यानी इसके भयंकर उपजाऊ होने की गवाही देता है। कोई भी साधारण जमीन इतने लोगों का भार नहीं उठा सकती। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द रेक्टेंगुलर क्लाइमेट ब्रिज। अगर हम इस जमीन को ऊपर से देखें तो ये एक विशाल आयताकार बॉक्स की तरह दिखती है, जो उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर में फैली है। और पता है, ये एक विशाल स्पंज या क्लाइमेट ट्रांजिशन जोन की तरह काम करती है। एक तरफ पूर्व में बंगाल की खाड़ी से नमी आती है, पश्चिम में यूपी से सूखी हवाएं आती हैं और दक्षिण से झारखंड के पठारों का खनिजों वाला असर दिखता है। ये बिल्कुल अलग अलग ताकतों का एक गजब का संगम है। वहीं उत्तर में नेपाल के साथ जो 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसे बस एक बंद दीवार समझने की भूल मत कीजिएगा। ये कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हिमालय की तलहटी की ओर खुलने वाला एक बहुत ही विशाल प्राकृतिक द्वार है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने तीसरे भाग पर, द नॉर्दर्न हिमालयन क्राउन। नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से में, जिसे हम इस जमीन का मुकुट कह रहे हैं, वहां उत्तर पश्चिम का हरा भरा इलाका इकलौती ऐसी जगह है जहां इस जमीन को हिमालय का सीधा स्पर्श मिलता है। यहाँ शिवालिक पर्वतमाला एक विशाल सीढ़ी की तरह उतरती है। सबसे पहली सीढ़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो 880 मीटर ऊंची है। फिर आती है हरा घाटी और नीचे उतरने पर आखिरी सीढ़ी है रामनगर दून, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 240 मीटर रह जाती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? सोमेश्वर, मारवातोर, भिकनाठोरी जैसी ये जो दर्रे हैं, ये कोई बर्फीली चोटियां नहीं हैं। ये तो उन प्राचीन नदियों द्वारा काटी गई गहरी वी आकार की खाइयां हैं, जो पहाड़ों के पूरी तरह से उठने से पहले ही बन गई थीं। यानी प्रकृति ने खुद इस दीवार में दरवाजे बना दिए, जो सदियों से बहुत ही अहम व्यापारिक रास्ते रहे हैं। पहाड़ों से नीचे उतरकर अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे भाग में, द वास्ट गैंजेटिक हार्ट यानी विशाल गंगा का हृदय। प्राकृतिक पहाड़ी दरवाजों से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। इस जमीन का 97.29% हिस्सा बिल्कुल समतल मैदान है। जी हाँ, लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर का एकदम सपाट इलाका। बिना किसी रुकावट वाले इस विशाल मैदानी ग्रिड पर शासन चलाने के लिए ही 9 प्रमंडलों, 101 अनुमंडलों और 534 प्रखंडों का एक इतना बड़ा और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। और इस विशाल समतल मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक रीढ़ की हड्डी की तरह बहती है गंगा नदी। असल में ये पूरी जमीन उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से बीच की ओर हल्की सी झुकी हुई है, बिल्कुल एक उथली कटोरी की तरह। इसी ढलान की वजह से गंगा एक सेंट्रल ड्रेनेज का काम करती है और इस पूरे मैदान को उत्तरी और दक्षिणी 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। अब इन मैदानों में एक बहुत ही कमाल की प्राचीन भौगोलिक स्थिति बनती है, जिसे कहते हैं दोआब। दोआब यानी 2 नदियों के बीच सैंडविच की तरह फंसी हुई जमीन। इस जमीन को दोनों तरफ की नदियों से भरपूर नमी और पोषक तत्व मिलते हैं, जो इसे खेती के लिए एक अल्टीमेट इंजन बना देते हैं। लेकिन इन मैदानों की मिट्टी में भी
एक बड़ा दिलचस्प अंतर है। उत्तर में हिमालय से आने वाली तेज नदियां हर साल नई गाद बिछाती हैं, जिसे खादर कहते हैं। ये समझ लीजिए कि मुफ्त की ताज़ा खाद है जो खुद को हमेशा रिचार्ज करती रहती है। दूसरी तरफ दक्षिण में मौसमी नदियों की वजह से पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसे बांगर कहते हैं। इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, इसलिए इसे मेंटेन करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। प्रकृति खुद को कैसे कस्टमाइज करती है, इसका एक और बेहतरीन उदाहरण देखिए। जब हिमालय की तलहटी से पानी तेज रफ्तार से नीचे आता है और अचानक इन समतल मैदानों से टकराता है, तो वो तलहटी में ही जमा हो जाता है। इससे बनती है दलदली मिट्टी या पीडमोंट स्वैम्प सॉइल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकृति ने चावल की खेती के लिए अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड जलमग्न खेत तैयार कर दिया हो। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, द सदर्न रॉकी एंकर्स। जैसे ही हम मैदानों की इस अंतहीन हरियाली को पीछे छोड़ते हैं, नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ से विंध्य पर्वतमाला का विस्तार शुरू होता है। पश्चिम में कैमूर का पठार और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। ये कठोर और प्राचीन चट्टानें एक रिटेनिंग वॉल या लंगर की तरह काम करती हैं। अगर ये ना हो तो वो 97% समतल मैदान और उसका पूरा नदी तंत्र शायद आगे दक्षिण की ओर बह जाए। ये चट्टानें ही उसे रोककर स्थिरता देती हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि मैदानी नदियां राजमिस्त्री की तरह होती हैं, जो परत दर परत मिट्टी बिछाती हैं, लेकिन पठारी नदियां मूर्तिकार की तरह होती हैं। लाखों सालों से चले आ रहे एक महायुद्ध में सोन और कर्मनाशा जैसी पठारी नदियों ने इन कठोर चट्टानों को बिल्कुल आरी की तरह काटा है। सोन नदी ने तो एक ही पठार के बीचों बीच ऐसी गहरी घाटी उकेरी कि उसे कैमूर और छोटा नागपुर के 2 अलग-अलग हिस्सों में चीर कर रख दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। प्रकृति की ये अदृश्य वास्तुकला आखिर कैसे मानव सभ्यताओं की किस्मत तय करती है? जरा सोचिए, उत्तर में पहाड़ों के दरवाजे, बीच में समतल उपजाऊ मैदान और दक्षिण में मजबूत चट्टानों का एंकर। ये इतना अचूक और संतुलित ढांचा है जो इस सीमित सी जगह में भी एक असाधारण आबादी को पनपने का मौका देता है। सच में भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, ये तो जीवन का आधार है। क्या इसके बारे में और गहराई से जानने की उत्सुकता नहीं होती? बिल्कुल होती है।